अस्सलाम वालेकुम। हमारे जिस्म के अंदर खुराक को कैसे तोड़ा जाता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो खुराक की तोड़ फोड़ यानी डाइजेशन का जिम्मेदार होता है वो कैसे काम करता है। आज की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो खुराक की तोड़ फोड़ यानी डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले है माउथ, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक यानी मैदा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, रेक्टम और एनस शामिल हैं। इन सब ऑर्गन्स को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, यानी माउथ से लेकर एनस तक सारी लॉन्ग ट्यूब जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है इसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 9 मीटर यानी 30 फीट तक होती है। इसके अलावा कुछ एसेसरी ऑर्गन्स जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा तो नहीं है लेकिन उनका डाइजेशन के अंदर बहुत अहम किरदार होता है, जिसमें लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज आ जाते हैं। सबसे पहले जब हम खुराक खाते हैं तो उस फूड को हमारे दांतों की मदद से छोटे छोटे पीसीज में तोड़ा जाता है। इस अमल को मैकेनिकल डाइजेशन भी कहते हैं। इस दौरान हमारे मुंह के अंदर मौजूद मुख्तलिफ स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा भी रिलीज़ होता है। इस सलाइवा के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि खुराक के अंदर मौजूद बड़े कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी माल्टोज वगैरह में तोड़ते हैं। यानी हमारे मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को पार्शली डाइजेस्ट किया जाता है, थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स को मुंह के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है। फिर मज़ीद इन कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले हिस्सों में होती है। जब खुराक को मुंह के अंदर पार्शली डाइजेस्ट कर लिया जाता है तो वो एक नरम मैस में तब्दील हो जाती है जिसे बोलस कहते हैं। फिर ये बोलस मुंह से फेरिंग्स के अंदर जाता है। फेरिंग्स हमारे गले वाले रीजन के अंदर मौजूद एक ट्यूब है जहाँ से फूड और एयर दोनों गुजरते हैं। फिर ये बोलस फेरिंग्स से होता हुआ एसोफेगस के अंदर जाता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला हिस्सा है। इस एसोफेगस की लंबाई तकरीबन 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंच तक होती है जो कि फेरिंग्स को स्टमक के साथ कनेक्ट करती है। इसका काम खुराक को फेरिंग्स से स्टमक के अंदर ट्रांसफ़र करना है। दरअसल एसोफेगस के मसल्स तरतीब से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से बोलस एसोफेगस के अंदर अच्छी तरह से हरकत करता हुआ स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। इस अमल को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस एक वेव की तरह की मूवमेंट होती है जिसके दौरान फूड के पीछे मौजूद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो खुराक स्मूथ तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हरकत करती है। जब खुराक यानी बोलस स्टमक के अंदर पहुंचता है तो स्टमक के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और उनसे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। इस गैस्ट्रिक जूस का एक कंपोनेंट HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि खुराक के अंदर मौजूद बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के साथ साथ एंजाइम्स को भी एक्टिव करता है। गैस्ट्रिक जूस का दूसरा कंपोनेंट पेप्सिनोजिन है जो कि एक एंजाइम है। ये पेप्सिनोजिन HCl के मौजूदगी में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, यानी इस पेप्सिनोजिन की एक्टिव फॉर्म पेप्सिन है। पेप्सिनोजिन को HCl की मौजूदगी में पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये पेप्सिन खुराक के अंदर मौजूद प्रोटीन्स को स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ता है, यानी प्रोटीन्स को पार्शली हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है। जब खुराक स्टमक के अंदर मज़ीद डाइजेस्ट हो जाती है तो वो मज़ीद नरम मैस में तब्दील हो जाती है जिसे कायम कहते हैं। फिर ये कायम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 मीटर यानी 20 फीट तक होती है। ये एक लॉन्ग क्वाइल ट्यूब है जहाँ ना सिर्फ फूड की डाइजेशन का अमल मुकम्मल होता है बल्कि डाइजेस्टेड फूड इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब भी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 मेन सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला सेक्शन ड्यूडेनम, दूसरा हिस्सा जूजिनम और तीसरा हिस्सा इलियम है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा सेक्शन है और इसकी लंबाई तकरीबन 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। इस ड्यूडेनम के अंदर खुराक को मज़ीद डाइजेस्ट किया जाता है। इसी ड्यूडेनम के अंदर लीवर से बाइल और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस भी खारिज होता है। मैक्सिमम डाइजेशन का अमल ड्यूडेनम के अंदर ही होता है। फिर ये खुराक ड्यूडेनम से जूजिनम के अंदर हरकत करती है। जूजिनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा हिस्सा है, इसकी लंबाई तकरीबन 2.5 मीटर तक होती है।
इस ज्यूजनम के अंदर डाइजेशन का अमल मुकम्मल होता है। फिर डाइजेस्टेड फूड यानी न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ये न्यूट्रिएंट्स इलियम के अंदर आते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा हिस्सा है। इस इलियम की लंबाई तकरीबन 3 मीटर तक होती है। इस इलियम के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन का अमल होता है, यानी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स इसी इलियम में से हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। हमारा जिगर यानी लिवर बाइल बनाता है, जो कि फैट्स को इमल्सिफाई करता है या ब्लेंड करता है। अगर इसे आसान अल्फाज में समझा जाए तो बाइल फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ता है ताकि लाइपेज एंजाइम उन फैट्स को अच्छी तरह से तोड़ सके। जब लाइपेज फैट्स को तोड़ते हैं तो इस अमल के नतीजे में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं, और फिर ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाइल लिवर के अंदर बनता है, लेकिन गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और ज़रूरत पड़ने पर उसी गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले सेक्शन यानी ड्यूडेनम के अंदर खारिज होता है। पेंक्रियाज भी डाइजेशन के अमल के अंदर अहम किरदार अदा करता है। पेंक्रियाज के अंदर पेंक्रियाटिक जूस बनता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले सेक्शन यानी ड्यूडेनम के अंदर खारिज होता है। इस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे पहले है पेंक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के अमल को मज़ीद तेज़ करता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन्स को स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं। पेंक्रियाटिक लाइपेज, जो कि लिपिड्स की डाइजेशन करता है। न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स, जो कि डीएनए और आरएनए को स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी साइड पर छोटी छोटी फिंगर की तरह के स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं, जिन्हें विलाय कहते हैं। हर विलस के अंदर ब्लड वेसल और लैक्टील, जिसे लिम्फेटिक वेसल कहते हैं, मौजूद होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स यानी स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर इन्हीं विलाय की मदद से हमारे ब्लड के अंदर दाखिल होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के बाद बच जाने वाला मादा यानी वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन के अमल के अंदर कोई ख़ास किरदार नहीं होता, लेकिन ये बहुत सारे अहम काम सर अंजाम देती है। लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा वाटर हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है, ताकि ब्लड के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन रखा जाए। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फ़ायदेमंद बैक्टीरिया भी रहते हैं, जो कि विटामिन के और कुछ विटामिन बी भी बनाने में मदद देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का वेस्ट मटेरियल को सॉलिड बनाने यानी फीसिस में कन्वर्ट करने में भी अहम किरदार होता है। इसके बाद ये फीसिस रेक्टम के अंदर मूव करता है, जहाँ इसे स्टोर किया जाता है, और ज़रूरत पड़ने पर जब रेक्टम हद से ज़्यादा फिल हो जाता है तो फीसिस को एनस की मदद से बाहर रिलीज़ किया जाता है।